कल्पना कीजिए, एक मां ने अपने 16 साल के बेटे को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की, रजिस्ट्री भी हो गई, डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर्ड था। लेकिन 25 साल बाद उसी मां ने कहा, नहीं, अब यह गिफ्ट कैंसिल है, और फिर वही प्रॉपर्टी दूसरे बच्चे के नाम विल कर दी गई। अब सवाल यह है, क्या कोई गिफ्ट डीड इस तरह से कैंसिल हो सकती है? अगर गिफ्ट माइनर को दी गई हो तो क्या उसकी एक्सेप्टेंस जरूरी है? अगर कब्जा यानी पोजीशन ना दिया जाए तो भी क्या गिफ्ट वैलिड रहती है? अगर माइनर चुप रहे तो क्या कोर्ट यह मान सकती है कि उसने गिफ्ट को एक्सेप्ट किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड को डोनर बाद में अपने से कैंसिल कर सकता है? आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में, के काम आलम वर्सेस के बालकृष्णन, जो हर उस व्यक्ति को जानना चाहिए जो बच्चों के नाम प्रॉपर्टी करता है, गिफ्ट डीड बनवाता है, फैमिली सेटलमेंट करता है या भविष्य में प्रॉपर्टी प्लानिंग करना चाहता है। यह पूरा मामला केरला से शुरू हुआ। एक महिला थी, दिव्यानी। उन्होंने 24 सितंबर 1945 को एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की। उन्होंने अपनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का 1/8 हिस्सा अपने 2 बच्चों के नाम रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड किया। बेटा बालकृष्णन, उम्र 16 साल, बेटी काम आलम, उम्र 4 साल। अब प्रॉपर्टी क्या थी? लगभग 1 एकड़ से ज्यादा जमीन और एक स्कूल बिल्डिंग और उससे जुड़ी मूवेबल प्रॉपर्टीज। अब यहां पर सबसे जरूरी लीगल पॉइंट समझिए। मां ने ओनरशिप बच्चों को ट्रांसफर कर दी, लेकिन प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट, पोजीशन, स्कूल का कंट्रोल और इनकम को लाइफ टाइम अपने पास रखा। मतलब मालिक बच्चे होंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल पूरी जिंदगी मैं करूंगी। और यहीं से पूरा लीगल विवाद शुरू हुआ। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। साल 1970 में गिफ्ट होने के लगभग 25 साल बाद मां ने एक कैंसिलेशन डीड बनाई और कहा, पुरानी गिफ्ट डीड कैंसिल। फिर 2 दिन के बाद उन्होंने एक विल बनाई और वही प्रॉपर्टी अपनी बेटी काम आलम के नाम विल कर दी। 1982 में मां की मृत्यु हो गई और उसके बाद बेटा कोर्ट पहुंचा। उसने कहा गिफ्ट डीड वैलिड थी, इसलिए मां उसे बाद में कैंसिल नहीं कर सकती थी। और यहीं से शुरू हुई लंबी कानूनी लड़ाई। सबसे पहले मामला गया ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट ने बेटे का केस खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, जब गिफ्ट हुई तब बेटा माइनर था और किसी ने उसकी तरफ से गिफ्ट को फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए गिफ्ट कंप्लीट नहीं हुई। और अगर गिफ्ट कंप्लीट नहीं हुई तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। और यहीं पर आता है पहला बड़ा कानूनी सिद्धांत। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 122 कहती है, गिफ्ट का मतलब है कोई व्यक्ति वॉलंटरी दूसरे को ट्रांसफर करे, लेकिन गिफ्ट तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब डोनी यानी जिसे गिफ्ट मिली है वह गिफ्ट एक्सेप्ट करे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सेप्टेंस डोनर के लाइफ टाइम में ही होना जरूरी है। अगर डोनर की मृत्यु एक्सेप्टेंस से पहले हो जाए तो गिफ्ट वॉइड हो सकता है। यानी रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड होना काफी नहीं है, एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या माइनर गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा, माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए लीगली कंपिटेंट नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रॉपर्टी को रिसीव नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा, अगर गिफ्ट बेनिफिशियल है तो माइनर उसे लीगली रिसीव कर सकता है। यानी माइनर के नाम प्रॉपर्टी हो सकती है और वह बेनिफिशियल प्रॉपर्टी को लीगली एक्सेप्ट भी कर सकता है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 127 को महत्व दिया। अब यहां सबसे पावरफुल लीगल प्रिंसिपल आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक्सेप्टेंस हमेशा लिखकर या बोलकर या पोजीशन लेकर के ही साबित नहीं होती है। अगर सर्कमस्टेंसेस ये दिखाएं कि गिफ्ट बेनिफिशियल थी, पेरेंट्स को गिफ्ट की जानकारी थी, माइनर को गिफ्ट की जानकारी थी, किसी ने गिफ्ट रिजेक्ट नहीं की, मेजर होने के बाद डोनी ने गिफ्ट को रेपुडिएट नहीं किया, तो कोर्ट इंप्लाइड एक्सेप्टेंस मान सकती है। इसे कहते हैं इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। यानी कई बार साइलेंस
और कंडक्ट भी एक्सेप्टेंस साबित करते हैं। फिर मामला केरला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा क्योंकि मां ने पोजीशन अपने पास रखा, इनकम अपने पास रखी, स्कूल का मैनेजमेंट अपने पास रखा, इसलिए ओनरशिप वास्तव में ट्रांसफर ही नहीं हुई। मतलब जब कंट्रोल डोनर के पास था तो गिफ्ट इफेक्टिव कैसे हुई? अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां एक बहुत बड़ा लीगल प्रिंसिपल दिया। कोर्ट ने साफ कहा अगर गिफ्ट डीड में ओनरशिप लीगली क्लियरली ट्रांसफर की गई हो तो सिर्फ पोजीशन डोनर के पास रहने से गिफ्ट इनवैलिड नहीं होती। मतलब ओनरशिप और पोजीशन दोनों का साथ साथ ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है। कई बार व्यक्ति प्रॉपर्टी बच्चों के नाम ट्रांसफर कर देता है लेकिन लाइफ टाइम उसका खुद उपयोग करता रहता है और यह लीगली पॉसिबल भी है। कोर्ट ने धारा 6 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का भी रेफरेंस दिया जिसमें कहा गया है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ट्रांसफर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड थी और धारा 123 के अनुसार इमूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट को वैलिड बनाने के लिए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना जरूरी है, विटनेसेस होना जरूरी है। यानी ओरल गिफ्ट और रजिस्टर्ड गिफ्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। इस केस में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। डोनी ने बाद में अपना नाम म्यूटेशन में दर्ज नहीं कराया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल म्यूटेशन का न होना ओनरशिप को समाप्त नहीं करता है क्योंकि म्यूटेशन रेवेन्यू पर्पस के लिए होता है, ओनरशिप डिसाइड करने के लिए नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देखकर फाइनल फैसला दिया। कोर्ट ने कहा गिफ्ट रजिस्टर्ड थी, माइनर बेनिफिशियल गिफ्ट रिसीव कर सकता था, पेरेंट्स और डोनी को गिफ्ट की जानकारी थी, गिफ्ट कभी रिजेक्ट नहीं हुई, डोनी ने मेजर होने के बाद भी गिफ्ट को रेपुडिएट नहीं किया, ओनरशिप ट्रांसफर क्लियरली लिखा था, इसलिए गिफ्ट लीगली कंप्लीट हो चुकी थी। और जब गिफ्ट वैलिडली एक्सेप्ट हो गई है तो धारा 126 के अनुसार डोनर उसे अपनी इच्छा से यूनिलैटरल तरीके से कैंसिल नहीं कर सकता। यानी सिर्फ मन बदल जाना, रिश्ते खराब हो जाना, दूसरा बच्चा पसंद होना, इन कारणों से गिफ्ट वापस नहीं ली जा सकती। इस जजमेंट से आम जनता को क्या सीखना चाहिए? माइनर बेनिफिशियल गिफ्ट ऑफिशियली लीगली रिसीव कर सकता है। गिफ्ट की एक्सेप्टेंस हमेशा रिटन नहीं होती, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस भी वैलिड होती है। पोजीशन डोनर के पास होने से गिफ्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होती। रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड बहुत बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट होता है। म्यूटेशन न होने से ओनरशिप खत्म नहीं होती। वैलिड गिफ्ट को डोनर बाद में अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट बिना किसी लीगल एडवाइस के कभी भी एग्जीक्यूट मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, रजिस्ट्री रूल्स, गिफ्ट डीड, विल, म्यूटेशन, फैमिली सेटलमेंट, इलीगल रजिस्ट्री, लैंड फ्रॉड जैसे टॉपिक्स को आसान भाषा में समझाऊं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते हैं, हम कानून की असली ताकत को समझते हैं। मैं हूं आपका दोस्त विमल कृष्ण साहू और बहुत ही जल्द मिलते हैं आपके साथ एक नई केस स्टडी में। धन्यवाद।